प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों का 10वीं जमात में फ़र्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर शीट भी जमा हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उसमें प्रेजेंटेशन दिया होगा। सारी चीज़ें आपको समझाई जा चुकी थी, लेकिन आज फिर से जब हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आए हैं तो अब से हम आप लोगों को पेपर सॉल्यूशन, जो अहम सवालात है जिसके लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हम कोशिश करेंगे कि वो बेहतर तरीके से आपको समझाए, ताकि आप भी इस वीडियो को, इतनी मेहनत को आप जब देखेंगे तभी वो चीज़ कामयाब होने वाली है। तो देखकर अपनी नोटबुक में उसे लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी सवालात समझाए जा रहे हैं वो बहुत अहम है, इम्तिहानात में आएंगे। तो इस वजह से आप लोग ये सवालात इस वीडियो के ज़रिए अच्छे से देखें, समझें और समझकर जवाब के साथ है सवाल यहाँ पर, तो इसे नोटबुक में लिखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपकी जब स्कूल शुरू हुई थी तो आप लोगों को पूरी डिटेल बता दी गई थी कि किस तरीके से आपका पेपर टाइप है, पेपर टाइप में किस किस तरीके के कौन से लेसन्स कितने मार्क्स में है, वो सब बता दिया गया था। और क्या क्या आने वाला है, जो प्रश्न पत्र परिरूप है, ये नोटबुक में लिखाया भी जा चुका है आपको। लेकिन फिर से जब पेपर सॉल्यूशन की तरफ आए हैं, काफ़ी बच्चे एब्सेंट्स थे और दोबारा समझा दिया जा रहा है, ताकि आप लोग इसको ज़हन नशीन रखते हुए पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक पिक रखी है डायरेक्ट, जिसके अंदर प्रश्न, ज्ञान, समझ, उपयोजन, संयोजन और अनुमान मूल्यांकन और उनके मार्क्स रखे गए। तो ये हमारे लिए इतना अहम नहीं है जितना जो है नीचे जो दिया गया है कि जो यहाँ पर है प्रश्न के प्रकार, यानी हेतुलक्षी प्रश्न, जैसे कि जो MCQs वगैरह होते हैं वो 1 मार्क्स के लिए आएंगे और 1 मार्क्स के लिए वैकल्पिक रहेंगे। तो 24 मार्क जो रहेगा वो आपका सेक्शन A का रहेगा। यानी जो सेक्शन A की बात हो रही है हेतुलक्षी प्रश्नों की, जो हमारे पेपर में टोटल 4 सेक्शन आते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D। तो सेक्शन A का जो भाग है वो टोटल 24 मार्क का है और उसमें जनरल क्वेश्चंस रहेंगे सारे, यानी 1-1 मार्क के। आप एक पेपर तो दे चुके हैं तो आपको आइडिया तो आ ही गया है कि सेक्शन A किस तरीके से है, 1 मार्क में है। उसके बाद तुम जवाबी प्रश्न जो सेक्शन B में आएंगे और सेक्शन B के अंदर 2 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल 9 सवालात रहेंगे आपको लिखने के और 12 दिए गए रहेंगे और उसका टोटल मार्क्स रहेंगे 18। इसी तरीके से सेक्शन C के अंदर 3 मार्क्स के सवालात रहेंगे, जो आपको 6 लिखने रहेंगे और 9 पूछे जाएंगे। 9 में से आपको 6 के जवाबात लिखने रहेंगे और वो भी आपका 18 मार्क्स का सेक्शन रहेगा। फिर उसके बाद सेक्शन D जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर वो भी 4 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक सवाल के जवाब का 4 मार्क, और वो टोटल 5 आपको लिखने रहेंगे और 8 आपको दिए जाएंगे। तो टोटल जो हमारे सवालात पेपर में आएंगे वो 53 आएंगे, यानी 53 सवालात आएंगे और 53 सवालात में से हमें 44 यानी 44 के आंसर लिखने हैं कंपलसरी। और हमारा टोटल मार्क्स का जो पेपर है वो 80 मार्क का रहेगा। तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑप्टिकल क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब आते हैं प्रकरण नाम, यानी सबक के नाम और उनके कितने मार्क्स है वो। तो 1 से लेके 5 नंबर किस किस तरीके से, तो जैसे पहला लेसन है तो उसके अंदर से 4 मार्क का पूछा जाएगा, तो विकल्प के साथ आएगा। तो इस तरीके से 1 से 5 25 मार्क के हैं। फिर 6 से 9 लेसन जो है वो हमारे 22 मार्क के हैं और 22 मार्क के अंदर से उनको विकल्प के साथ पूछे जाने वाले जो सवालात है वो 5-6 ऐसे रहेंगे, यानी विकल्प के बिना और विकल्प के साथ पूछे जाने वाले सवालात जो रहेंगे वो इस तरीके से सबक के मार्क्स के साथ बता दिया गया है। फिर उसके बाद 10 से लेकर 13 नंबर जो है वो 23 मार्क का सेक्शन रहेगा, उसके अंदर भी पूरे मुकम्मल दे दिए गए हैं। यानी टोटल
107 सवालात आ सकते हैं, जिसमें से कुल जो गुण रहेंगे अगर सबका देखा जाए तो 107 रहेंगे, लेकिन हमें 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहेगा। और उसके बाद 14 नंबर से 16 नंबर तक का जो है वो 10 मार्क में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न पत्र का परिरूप होता है। अब उसके बाद आता है हमारा प्रश्न पत्र मार्कू, यानी हमारे टोटल मार्क्स 80 है। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये चारों सेक्शन में कितने कितने मार्क्स के सवालात कितने कितने लफ्ज़ों की मर्यादा में यानी लिमिट में लिखना होगा। तो सेक्शन ए के अंदर बता दिया गया आपको कि हेतुलक्षी प्रश्न आएंगे, और हेतुलक्षी प्रश्न जो रहेंगे वो 10 से 20 शब्दों की मर्यादा में लिखने रहेंगे। नहीं, सेक्शन ए के अंदर ऐसे तो कुछ ऑप्शन वाले सवालात रहेंगे, तो वो तो आप लिख ही देते हो देखकर, सही गलत रहता है, खरा खोटा रहता है, सूत्र लिखना रहता है, या फिर 4 में से कोई एक सही ऑप्शन। लेकिन उसके अलावा जो 4-5 सवालात ऐसे रहेंगे, 5 या 6, जिसका आपको 10 या 20 यानी इतने ही अल्फाजों की मर्यादा यानी लिमिट में दरमियान यानी मैंने बताया था आप लोगों को, आप स्कूल आए थे तो MCQs, खरा खोटा, एक कर्ता वधारा प्रश्नों, व्याख्या, सूत्र, टूंक जवाबी प्रश्नों, एक एक वाक्य में उत्तर, या फिर किसी का पूरा पूरा नाम लिखना होगा, या फिर एक आपको सही गलत या जोड़ का जोड़ यानी जोड़ी जोड़ना होंगी, सही और गलत की नाम दिए गए रहेंगे। फिर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर भी टूंक जवाबी प्रश्न ही हैं, जिसको 40 से 50 अल्फाजों में आपको मुकम्मल करना होगा, और उसके टोटल मार्क्स 18 रहेंगे। तो 40 से 50 अल्फाजों में जो आप लिख सकते हो, ये चीज़ आपको क्लास में भी बताई गई है कि कौन से जवाब को कितना डील करना है, कितना उसमें लिखना है। और ये आपका शुरू होगा 25वें नंबर से, तो 36 नंबर तक आपको सेक्शन बी लिखना रहेगा। इसमें टोटल 12 सवालात आएंगे, और 12 सवालात में से आपको सिर्फ़ और सिर्फ 9 सवालात के जवाबात लिखने रहेंगे, और ये तमाम के 2-2 मार्क्स रहेंगे। तो ऐसे ही 18 मार्क का आपका सेक्शन बी रहेगा, और सेक्शन बी के अंदर आपको 40 से 50 अल्फाजों की लिमिट में क्वेश्चंस के आंसर लिखने रहेंगे। और इस तरीके से इसमें आप लोग जानते हो, इसकी काफ़ी आप लोगों की टेस्ट भी ली गई है, और असाइनमेंट के अंदर से ही आपको बताया गया है कि कैसे 2 मार्क्स के जवाबात को लिखना है, कैसे 1 मार्क के जवाबात को लिखना है। और अभी तो आप लोग लिख भी चुके हो, तो लिखने के साथ साथ आप लोगों को आइडिया आ ही चुका है। इसी तरीके से सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो सवालात के जवाबात हैं वो उनके अल्फाजों की जो लिमिट है, बी में 40 से 50 शब्दों की लिमिट है, और सेक्शन सी के अंदर 60 के अंदर 25 से 36 नंबर तक के सवालात रहेंगे, और टोटल 12 सवालात रहेंगे। और 12 सवालात में से आप लोगों को सिर्फ 9 के जवाबात लिखना है, और हर सवाल पे आपको 2 मार्क्स हासिल होंगे। इसी तरह सेक्शन सी के सवालात जो है 37 नंबर से शुरू होंगे, यानी 37 नंबर से 45 नंबर तक के जो सेक्शन रहेगा वो सी का रहेगा, और इसमें भी टोटल 9 सवालात आएंगे, और 9 में से आपको सिर्फ 6 लिखने रहेंगे, और 6 में से आप लोगों को हर एक सवाल के जवाब पर 3 मार्क्स हासिल होंगे। तो इस तरीके से सेक्शन सी और सेक्शन बी में भी आप काफ़ी मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे है सेक्शन डी, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, जिसके अंदर आपको बड़े जवाबात लिखने रहते हैं, जिसके अंदर जो अल्फाजों की लिमिट है वो 90 से 120 की, यानी इसके दरमियान में अल्फाज होने चाहिए, क्योंकि हर एक सवाल के जवाब पर आपको 4 मार्क हासिल होंगे। और ये शुरुआत होंगी आपकी 46 नंबर से, तो 53 नंबर तक का जो आपका आखिरी सेक्शन रहेगा बड़े जवाबात का, सेक्शन डी, जिसमें टोटल 9 सवालात आएंगे, और 9 में से आपको सिर्फ 5 के जवाबात लिखने रहेंगे, और उसमें से हर एक जवाब पर आपको 4 मार्क्स हासिल होंगे। तो बेटा ये तो था प्रश्न पत्र नु मार्कू, यानी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे समझाया आप लोगों को। ये क्लास में भी समझाया जा चुका है, और इस तरीके से आप लोगों को अपने बोर्ड के इम्तिहान के पेपर की तैयारी करनी है। ऐसा आप लोग अगर देख लेते हो तो आपको तैयारी करने में भी आसानी पड़ती है। और इसके अलावा कौन से लेसन में से कितने मार्क्स का पूछाया जाने वाला है वो भी आपको बताया जा चुका है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मेट के ऊपर से अपने इम्तिहानात की तैयारी करेंगे। अब मैंने डायरेक्ट शुरू किया है सेक्शन डी को समझाना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप काफ़ी मार्क्स बटोर सकते हो, हासिल कर सकते हो। तो एक सवालात का जवाब आज मैं आपको सेक्शन सी का समझा देती हूँ, जो शुरू किया है पेपर 2 से।
कि जिसके अंदर सवाल है आपका कि यानी कि हमारी जो अफ़ाल ज़िंदगी में से लिया गया है वो क्या है अफ़ाल ज़िंदगी, और जितने भी जानदार है उसके अंदर अफ़ाल ज़िंदगी का क्या अहम किरदार है वो हमें समझाना है। तो इसके अंदर जानदार की बका के लिए, अब अफ़ाल ज़िंदगी के बारे में इससे पहले की वीडियो में काफ़ी कुछ आपको समझाया जा चुका है, लेकिन फिर भी आपकी समझ के लिए दोबारा से समझाया जा रहा है कि आप इम्तिहान में ऐसे कोई सवालात आते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से इसे लिखें और अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश करें। तो अफ़ाल ज़िंदगी आपको बताया गया था कि हमारे जिस्म के अंदर मुकम्मल तौर पर जो अमल जारी रहता है, जिसे वो जो हर वक्त चलने वाला सोना, जागना, उठना, बैठना, ये अफ़ाल जो है होते रहते हैं, जिसके लिए तवानाई की ज़रूरत होती है हमारे जिस्म को। तो वो जो तवानाई के साल में कार्बन के तौर पे मौजूद होते हैं वो हमारी अफ़ाल ज़िंदगी है। और ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदा हुज़ुओं और मुसलसल ज़िंदगी को जारी रखने के लिए जो तवानाई की ज़रूरत पेश आती है वो हयातियाती अफ़ाल हमारे जिस्म में जारी रहते हैं, जैसे दिल का धड़कना, तनफ़ुस का अमल वगैरह। तो ये ग़िज़ाई अशिया जो है इससे हमें तवानाई मिलती है और इसी तरीके से हमारी लाइफ का प्रोसेसिंग जो है वो चलती रहती है। तो अब यहाँ जवाब इस तरीके से कि बका के लिए, यानी बका यानी ज़िंदगी हमेशा जीने के लिए किए गए अहम काम जो जानदारों को ज़िंदगी के लिए अहम ज़रूरी काम माने जाते हैं। तो जिसके अंदर जानदारों के लिए अहम अफ़ाल ज़िंदगी जो है मंदरज झेल है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। अगर हमारी ज़िंदगी जीने में कोई एक चीज़ की भी कमी आ जाए तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी जीना नामुमकिन हो जाएगा, जिसमें तग़ज़िया शामिल होता है, अमले तनफ़ुस, इखराज, ये तमाम चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। तग़ज़िया क्या कि ऐसा अमल जिसके ज़रिए हम हमारे जिस्म को तवानाई कैल्शियम वगैरह हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी, वो तमाम चीज़ें हमें तग़ज़िया न्यूट्रिशन से हासिल होती है। तनफ़ुस तो पता ही, इसके बिना तो हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। हासिल करदा हमारे जितने भी जिस्म के उज़ू है वो उज़ुओं को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं, जो हम आम तौर पर सांस लेने का अमल कहते हैं। अगर ये अमल के अंदर ज़रा सी रुकावट आ गई तो हमारा दम घुटने लगेगा, हमें क्या महसूस होगा कि हमारा दम घुट रहा है। तो तनफ़ुस भी हमारे लिए अहम अमल है। उसके बाद अमले तनफ़ुस का ख़ास मकसद क्या है। अमले तनफ़ुस का ख़ास मकसद ये होता है कि हमारे जिस्म तक ग्लूकोज़ को पहुंचाया जाए और ग्लूकोज़ के ज़रिए जो ATP की तवानाई है वो हमारे जिस्म को पहुंचाई जाए, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो मुकम्मल तौर पर काम करता रहे, हमारा जिस्म का काम जारी चलता रहे। उसके बाद आता है नक़्लो अमल। नक़्लो अमल जैसे पौधे और जानदार खुलियों के बिना पर करते हैं, तो इसी तरह खुलियों को ज़िंदा रखने के लिए पानी, ऑक्सीजन और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये नक़्लो अमल के ज़रिए हमारे जिस्म में पानी जाता है, पानी जाएगा, खाना जाएगा, और वो जब एक दूसरे के साथ तनफ़ुस करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वो जो है नक़्लो अमल हमारी ज़िंदगी के लिए अहम तरीन अमल है। उसके बाद इखराज, जो गैर हज़म मादे, जो बेकार मादे वो हमारे जिस्म से खारिज होते हैं, उसे खारिज करना पड़ता है, और खारिज करने के बाद भी ये अगर इस अमल को इखराज का अमल कहते हैं, और ये भी हमारी ज़िंदगी जीने के लिए अहम तरीन अमल माना जाता है। तो इस तरीके से ये 4 मार्क का एक जवाब था। आपको इसको नोटबुक में अच्छे से लिख कर याद करना है, और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।